साथियों, कांग्रेस और बीआरएस के बीच जो अपीजमेंट का बॉन्ड है वो बहुत मजबूत है। इतने वर्षों से इन दोनों ने जैसे हैदराबाद को एमआईएम को लीज पर दे रखा था, पहली बार किसी ने एमआईएम को चुनौती दी तो बीजेपी ने दी। बीजेपी की चुनौती से एमआईएम तो घबराई हुई है, उससे ज्यादा कांग्रेस और बीआरएस घबराए हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनाव के लिए 3 चरण का मतदान हो चुका है और अब चौथे चरण के लिए ताबड़तोड़ रैलियों का दौर जारी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनावी रैली कर रहे हैं और अब उन्होंने तेलंगाना के करीमनगर में पहुंचकर कांग्रेस पार्टी, बीआरएस और साथ ही एआईएमआईएम पर बड़ा हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने यह साफ तौर पर कहा है कि तीसरे चरण के मतदान में इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी का फ्यूज उड़ चुका है। लेकिन इसी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस बीआरएस जो हैं वो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो इसी के साथ एआईएमआईएम पर भी निशाना साधना प्रधानमंत्री नहीं भूले। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस बीआरएस ने हैदराबाद को एआईएमआईएम को लीज पर दे रखा है। इस तरीके से यह बड़ा हमला असदुद्दीन ओवैसी पर भी प्रधानमंत्री ने बोला है। इसके अलावा राम मंदिर से लेकर तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए कांग्रेस पार्टी और बीआरएस को कटघरे में प्रधानमंत्री ने खड़ा किया। तो जाहिर तौर पर देश के अलग अलग राज्यों में जाकर प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं और अब जिस तरीके से तेलंगाना में दरअसल करीमनगर में पहुंचकर पीएम मोदी ने यह दरअसल चुनावी रैली को संबोधित किया है, कांग्रेस पार्टी और बीआरएस पर जमकर हमला बोला, तो वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी कटघरे में खड़ा किया। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहते हुए कांग्रेस पार्टी, बीआरएस के साथ साथ एआईएमआईएम को भी कटघरे में लिया है। सुनिए क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा है। आज तो तेलंगाना का बच्चा बच्चा जानता है। इसके पहले तेलुगु भाषा में RRR फिल्म आई थी। मुझे लोगों ने बताया कि RRR ने मिलकर के कलेक्शन में RRR को भी पीछे छोड़ दिया है। आप जानते हैं ना RRR का कितना कलेक्शन था? कहते हैं 1000 करोड़ से ज्यादा लाइफ टाइम कलेक्शन। कहने वाले कहते हैं इतना तो RRR टैक्स का सिर्फ कुछ दिन का कलेक्शन होता है। ऐसी लूट मचा रखी है इन्होंने। ये RRR एक आर तेलंगाना को लूटता है और लूट करके दिल्ली में दूसरे आर को देता है। ये RRR का खेल तेलंगाना को देखते ही देखते तबाह कर देगा। लेकिन इसी चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक सवाल जो है यहां पर विपक्ष से पूछा और कहा कि कांग्रेस ने अचानक अडानी अंबानी का नाम लेना क्यों बंद कर दिया है। यह सवाल प्रधानमंत्री की ओर से पूछा गया। साफ तौर पर पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरीके से राफेल का मुद्दा खत्म हुआ, इस वजह से दरअसल कांग्रेस के शहजादे ने दरअसल अडानी अंबानी का नाम लेना बंद कर दिया।
कांग्रेस पार्टी को चुनाव के लिए उन उद्योगपतियों से कितना धन प्राप्त हुआ, यह भी प्रधानमंत्री की ओर से सवाल किया गया। तो अडानी और अंबानी के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री ने किस तरीके से पूरे विपक्षी गठबंधन को घेरा है और किस तरीके से उल्टा सवाल कांग्रेस पार्टी से ही दाग लिया कि ये बताइए कि आपको चुनाव के लिए इन उद्योगपतियों से कितना धन मिला है, क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा है, सुनिए। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। ये जवाब देना पड़ेगा देश को। तो जिस तरीके से राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के शहजादे कहकर पीएम मोदी संबोधित कर रहे हैं, इसी कड़ी में उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि 5 साल से सुबह उठते ही कांग्रेस के शहजादे माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपनी शुरू कर दी। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति धीरे धीरे कहने लगे कि लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ अडानी अंबानी, इसलिए अब उन्होंने अडानी अंबानी को गाली देना भी बंद कर दिया है। ये साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से कहा गया। तो कुल मिलाकर जाहिर तौर पर तेलंगाना और जाहिर तौर पर हैदराबाद की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से AIMIM का गढ़ माना जाता है, लेकिन वहां पर इस बार दरअसल ओवैसी को चुनौती देने के लिए पीएम मोदी ने बीजेपी ने कमर कस ली है और जिस तरीके से दरअसल वहां पर एक महिला उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा है। ओवैसी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। यही वजह है कि ओवैसी अब मस्जिद से निकलकर मंदिर तक की यात्रा कर रहे हैं। चुनावी जो कहीं ना कहीं कैंपेन है वो मंदिर तक हो रहा है। भगवा पहनने से भी वो परहेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसी रैली में प्रधानमंत्री ने तमिल इंडस्ट्री का भी जिक्र किया और कहा कि RRR ने जिस तरीके से कमाई की वो काबिले तारीफ है। लेकिन यहां पर 2 R और हैं जो कि देश को लूटने का काम कर रहे हैं। एक R यानी रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, दरअसल तेलंगाना को लूट रहे हैं और दिल्ली में बैठे एक R यानी राहुल गांधी को वो धन दे रहे हैं। इस तरीके से पीएम मोदी ने रेवंत रेड्डी और राहुल गांधी को भी दरअसल कटघरे में खड़ा किया। लेकिन AIMIM ये तमाम जो पार्टियां हैं ये एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये एक साथ एक दूसरे के लिए काम कर रही है। तो कुल मिलाकर
इस तरीके से चुनावी रैलियों में लगातार पीएम मोदी जो है वो सवाल खड़ा कर रहे हैं और इस तरीके से विपक्षी कहीं ना कहीं दलों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार पीएम मोदी को जिस तरीके से घेरा जा रहा है आरक्षण के मुद्दे पर और तमाम राम मंदिर से लेकर अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन इसका जवाब प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों के जरिए दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आरक्षण को लेकर उनकी क्या सोच है। जो विपक्ष झूठ फैला रहा है, राम मंदिर का किस तरीके से विपक्ष ने विरोध किया, लेकिन अलग अलग राज्यों में जाकर वहां के मुख्यमंत्री, वहां के जो राजनीतिक दल हैं उन्हें किस तरीके से घेरना है, इसको लेकर भी प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं रणनीति बनाकर जिस तरीके से काम कर रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि क्या ये रणनीति काम आती है या नहीं 4 जून को जब रिजल्ट आएगा, लेकिन फिलहाल कुछ इस तरीके के सियासी वार पलटवार जो है वो दरअसल रैलियों में देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। कांग्रेस और बीआरएस फैमिली फर्स्ट इस पर चलती है। ये लोग ऐसे हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली, ऑफ द फैमिली, यही इनका खेल है। कांग्रेस और बीआरएस में कोई अंतर नहीं है, ये एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं, वो एक ही सिक्के की बाजू है। कांग्रेस और बीआरएस को कौन जोड़ता है? कांग्रेस और बीआरएस को करप्शन जोड़ता है, करप्शन। कांग्रेस बीआरएस को जोड़ती है अपीजमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस और बीआरएस को जोड़ती है इनका जीरो गवर्नेंस का मॉडल। इस गठजोड़ से हमें मिलकर के तेलंगाना को बचाना है। साथियों, हमारे तेलंगाना का गठन हुआ तो आप सबने बीआरएस पार्टी पर भरोसा किया था। उस समय वो टीआरएस थी। अपनी फैमिली के लिए बीआरएस ने तेलंगाना की सारी फैमिलीज के सपने तोड़ दिए। कांग्रेस का भी यही इतिहास है। आजादी के बाद देश को कांग्रेस पार्टी से उम्मीदें थी, लेकिन कांग्रेस ने भी रास्ता क्या चुना? फैमिली फर्स्ट। देश तो डूब गया और वे देश डूबे तो डूब जाए, लेकिन इनकी फैमिली को कोई फर्क नहीं पड़ता। फैमिली फर्स्ट की इसी नीति की वजह से कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव जी का भी अपमान किया। उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर का भी अपमान किया। कांग्रेस दफ्तर में एंट्री तक नहीं दी। ये बीजेपी एनडीए सरकार है जिसने पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से सम्मानित किया। और मेरे लिए बहुत सुखद है कि कल ही मुझे उनके पूरे परिवार के साथ मुलाकात करने का, पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में बहुत कुछ सुनने का सौभाग्य मिला। बहुत देर तक उनके परिवार की 2-2, 3-3 पीढ़ी के साथ मैं बैठा, मैं गर्व महसूस कर रहा था कि एक परिवार ने, नरसिम्हा राव जी ने देश के लिए कितना कुछ किया और कांग्रेस ने
उनके साथ कैसा व्यवहार किया।